नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीनल सर्कुलेशन। अगर अपन बात करें बेसिकली इस रीनल सर्कुलेशन की, तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से अगर देखें तो इस टॉपिक में से तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन जितने भी अगर अपन बात करें यूरिन फॉर्मेशन हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, रीनल फेलियर हुआ, अगर ये रीनल सर्कुलेशन हमें अगर समझ में नहीं आया या इसके बारे में अगर पता ना हो तो उन डिसऑर्डर को समझना बड़ा टिपिकल है। उनको फिर हम सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो उसके लिए इस रीनल सर्कुलेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इस रीनल सर्कुलेशन की, तो सबसे पहले रीनल सर्कुलेशन मींस किडनी का ब्लड फ्लो या किडनी के अंदर किस प्रकार से ब्लड जाता है, किस प्रकार से किडनी में ब्लड फिल्टर होकर के वापस बाहर निकलता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें रीनल सर्कुलेशन की, तो दोनों किडनियों को 20 to 25% ब्लड ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट दोनों किडनियों को, ये अपने दोनों किडनीज है, इन दोनों किडनियों को पर मिनट टोटल जो कार्डियक आउटपुट है उस टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 to 25%, कितना 20 to 25%, और वो होता है 1 to 1.3 लीटर। 1 से 1.3 लीटर ब्लड पर मिनट दोनों किडनियों को सप्लाई होता है। अगर हम बात करें कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का मीनिंग होता है सिंपली हार्ट से प्रति मिनट निकलने वाला ब्लड, या अपन बात कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट निकलने वाला जो ब्लड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर हम बात करें कि पर मिनट हार्ट से कितना ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एओर्टा में पुश किया जाता है, उसका है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग होता है हार्ट के द्वारा एक स्ट्रोक में, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना ब्लड इजेक्ट किया जाता है। जब अपना हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर या एक स्ट्रोक के अंदर 70 ml ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है इनटू हार्ट रेट। एक बार में अगर 70 ml निकलता है तो एक मिनट के अंदर अपना हार्ट कितनी बार स्ट्रोक लेता है या कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जनरली अपनी हार्ट रेट होती है 72, यानी एक बार में अगर 70 ml ब्लड बाहर निकलता है तो एक मिनट में तो 72 टाइम स्ट्रोक लेंगे, या हार्ट रेट क्या है 72, तो अराउंड 4.9, जिसको हम मानते हैं कितना, अराउंड 5 लीटर एक मिनट के अंदर अपने हार्ट के द्वारा 5 लीटर ब्लड को बाहर इजेक्ट किया जाता है, और उस ब्लड को ही हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो 5 लीटर जो ब्लड निकलता है पूरा, उस 5 लीटर ब्लड का 1 to 1.3 लीटर या 20 to 25% ब्लड पर मिनट दोनों किडनियों को सप्लाई होता है फिल्टर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो अपना कार्डियक आउटपुट है उस कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड किस ऑर्गन को रिसीव होता है, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा ब्लड मिलता है। तो आंसर याद रखना है लीवर, और लीवर को 30%, टोटल कार्डियक आउटपुट का 30% ब्लड पर मिनट लीवर को सप्लाई होता है। और ये 30% कितना होता है, 1.5 लीटर, यानी कि जो टोटल 5 लीटर हार्ट से प्रति मिनट ब्लड बाहर निकलता है उसका 1.5 लीटर या उसका 30% ब्लड, या हम बात करें तो मैक्सिमम ब्लड किसको सप्लाई होता है, लीवर को, यानी हाईएस्ट ब्लड सप्लाई किसकी होती है, लीवर की। किडनियों को मिलता है 20 to 25%। अब ये 20 to 25% ब्लड आगे जाकर के किस प्रकार से फिल्टर होता है और किस प्रकार से किडनी के अंदर ये सर्कुलेट करता है, इसको हम पढ़ेंगे किसमें, रीनल सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर अपन ने दो चीजें डिस्कस की है,
एक तो कि दोनों किडनियों को पर मिनट टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% ब्लड या 1 to 1.3 लीटर ब्लड मिलता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट से प्रति मिनट निकलने वाला ब्लड, और वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एक स्ट्रोक लेने पे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पे एओर्टा में कितना ब्लड डाल दिया जाता है, 70 ml। तो एक मिनट में कितने स्ट्रोक लेते हैं, जनरली हार्ट रेट कितनी होती है, 72। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4.9 लीटर या अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ब्लड बनता है। इस 5 लीटर का अगर अपन बात करें मैक्सिमम किस ऑर्गन को सप्लाई होता है, तो हम आंसर देते हैं मैक्सिमम लीवर को, या लीवर को प्रति मिनट टोटल कार्डियक आउटपुट का 30% ब्लड सप्लाई होता है। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें यहां पर कि हमें ये रीनल सर्कुलेशन की जरूरत क्या पड़ी, तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा आपको याद रखना है यहां पर। पहले अपन जनरल सर्कुलेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुपरफिशियली, कि किस प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आते हैं। ये मान लीजिए हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। रीनल सर्कुलेशन से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आते कैसे हैं, कहां से वेस्ट प्रोडक्ट आए हैं ब्लड में और उनको कैसे हम निकालेंगे। तो पहले हम जनरल सर्कुलेशन की थोड़ी सी यहां पे बात कर रहे हैं, और हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेकर के एक वेसल्स निकलती है, उस वेसल्स को हम कहते हैं एओर्टा। इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा। ये एओर्टा कैसा ब्लड लेकर के जाती है, ऑक्सीजनेटेड। जैसे ये एओर्टा ऊपर की ओर जाती है, इस ऊपर की ओर जाने वाले एओर्टा का नाम होता है असेंडिंग एओर्टा। उसके बाद में ये हार्ट के ऊपर की ओर एक चाप बनाती है, उस चाप को हम कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। हालांकि इसको आप सीवीएस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सुपरफिशियली डिस्कस कर रहा हूं। आर्च ऑफ एओर्टा से अपने बात करें तो ऊपर के अपर लिम्ब को, हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई हो जाती है। उसके बाद में ये नीचे की ओर एओर्टा जाता है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। इसको हमने क्या नाम दिया है, डिसेंडिंग एओर्टा। क्लियर। ये डिसेंडिंग एओर्टा जो है अभी तक ब्लड लेके आ रहा है, वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। और ये जैसे ही डिसेंडिंग एओर्टा नीचे की ओर आता है, यहां पर मान लीजिए ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, अपनी थोरेसिक कैविटी को और अपनी एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। डायफ्राम बेसिकली एक मसल्स है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। ये मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। जब तक ये एओर्टा ऊपर वाले इस थोरेसिक रीजन के अंदर है, इस एओर्टा को हम कहते हैं थोरेसिक एओर्टा। और जैसे ये एओर्टा इस डायफ्राम को क्रॉस करके एब्डोमिनल रीजन के अंदर आ जाती है, इसी का नाम क्या हो जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा। इसी का नाम क्या होगा, एब्डोमिनल एओर्टा। इन एब्डोमिनल एओर्टा से अलग अलग ब्रांच बनती है। अपन बात करें जैसे ये लोअर लिम्ब में जाने के लिए, और यहां पर जाकर के मान लीजिए ये बाइफर्केट हुई, यहां पर मान लीजिए ये लोअर लिम्ब में जा रही है। फिर दोनों पांवों में जाने के लिए, दोनों लोअर लिम्ब में जाने के लिए दो ब्रांच बनी। एक को अपन नाम देंगे राइट कॉमन इलायक आर्टरी, एक को हम नाम देंगे लेफ्ट कॉमन इलायक आर्टरी। उससे फिर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए इंटरनल कॉमन इलायक आर्टरी और एक्सटर्नल, राइट साइड की है तो राइट इंटरनल और लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट इंटरनल। यहां पर यह सारा कुछ समझाने का एक ही पर्पज है हमें। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। उसके बाद में ये एब्डोमिनल एओर्टा बाइफर्केट होकर के दोनों तरफ के लिम्ब में जाने के लिए, राइट लिम्ब में जाने के लिए राइट कॉमन इलायक आर्टरी, लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट कॉमन इलायक आर्टरी, फिर इंटरनल ऑर्गन्स में जाने के लिए इंटरनल और बाहर के ऑर्गन में जाने के लिए एक्सटर्नल। अब मान लीजिए ये आर्टरी है, इसको आप यूं समझें कि ये आर्टरी है और ये टिश्यू लेवल पे जा रही है। ये मान लीजिए एक टिश्यू है,
और टिश्यू लेवल पर ये जो आर्टरी आ रही है, बताएं इसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। और यहां पर क्या होगा, टिश्यू लेवल पे है, तो टिश्यू के अंदर हमें पता है टिश्यू किससे बनता है, सेल से मिल करके, ये सेल्स। जिस तरफ ये आर्टरी आ रही है उस आर्टरी से टिश्यू लेवल पे आगे जाकर के क्या बनेगी, आर्टीरियल कैपिलरीज बनेगी। ये आर्टीरियल कैपिलरीज बनी, और यह आर्टीरियल कैपिलरीज आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम आंसर देंगे कि ये वीनस कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। वीनस कैपिलरीज बनेगी, आगे वेन्यूल्स बनेंगे, खूब सारे वेन्यूल्स मिलकर के आगे जाकर के वैन बनाएंगे, और सारी वैन आपस में मिलकर के जैसे ये इंफीरियर वेना केवा बन गया, इंफीरियर वेना केवा। अब यहां तक जो ब्लड आता है इस आर्टीरियल एंड पर, यहां पर ऑक्सीजनेटेड होता है, और जैसे इधर आता है तो ये ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब हम समझें कि यहां पर ऐसी क्या प्रोसेस हुई कि यहां से ब्लड आगे जाके ही उधर जाते ही डीऑक्सीजनेटेड हो गया, जैसे ये वीनस कैपिलरीज में आता है। अगर हम बात करें, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर दो प्रेशर काम में आते हैं। एक प्रेशर होता है जिसको कहा जाता है ऑनकोटिक, और एक प्रेशर होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक। एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर और एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर का काम होता है कि इस ब्लड वेसल्स में से पानी को बाहर निकलने से रोकना, फ्लूइड को लीकेज नहीं होने देना, किसी भी चीज को बाहर नहीं निकलने देना, और अगर बाहर की ओर फ्लूइड है तो उसको वापस अंदर की ओर कैपिलरीज के अंदर लाना। जबकि हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये पानी के द्वारा बनाया जाने वाला प्रेशर है। ऑनकोटिक प्रेशर तो बनाती है प्लाज्मा प्रोटीन, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्लाज्मा का प्रेशर या पानी का प्रेशर है जो कि ये कोशिश करता है कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर निकल जाए। यानी कि हम कह सकते हैं ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बनाए जाने वाला प्रेशर है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लाज्मा के द्वारा या पानी के द्वारा बिल्डअप किया जाने वाला प्रेशर है। ऑनकोटिक प्रेशर का तो काम होता है या तो फ्लूइड को लीकेज होने से रोका जाए, और या फ्लूइड लीकेज होकर के बाहर निकल गया तो उसको वापस से सक करके ब्लड वेसल्स के अंदर लाया जाए। जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम होता है फ्लूइड को बाहर लीकेज करने का। तो जैसे ही अगर अपन देखें तो जो ये आर्टीरियल कैपिलरीज होती है, इस कैपिलरीज के ऊपर तो क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है। और जो ये वीनस कैपिलरीज है, ये कौन सा एंड है, वीनस कैपिलरीज वाला एंड है। इस वीनस कैपिलरीज वाले एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। अब आप देखिए आर्टीरियल एंड के ऊपर, आर्टीरियल कैपिलरीज के ऊपर अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है तो जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड यहां से क्या होगा, यहां से ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, लीकेज होगा, और फ्लूइड यहां से लीकेज होकर के बाहर जाएगा टिश्यू के अंदर इन बिटवीन सेल्स में। सेल के आसपास में जब ये फ्लूइड जाएगा, और जैसे ही ये फ्लूइड यहां से लीकेज होकर के इन सेल के आसपास में जाएगा तो इस फ्लूइड के साथ क्या हो जाएगा, डिजोल्व होकर के एक तो ऑक्सीजन चली जाएगी, और ऑक्सीजन वैसे भी सेल काम कर रही है तो उसको जरूरत है। तो जैसे ही फ्लूइड आर्टीरियल एंड से बाहर निकलेगा ऑक्सीजन चली गई, और दूसरा इस फ्लूइड के साथ जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर जाएगा तो उसके साथ साथ ये ग्लूकोज और ये न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट चले जाएंगे। और हमें पता है सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट काम करने के लिए चाहिए। ये जैसे ही फ्लूइड लीकेज होकर के आर्टीरियल एंड से सेल के पास में गया, ये फ्लूइड के साथ यहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बाहर चले गए। मान लीजिए ये एक टिश्यू है, यहां पे 20 ml फ्लूइड बाहर लीकेज होकर निकला है, और इस 20 ml फ्लूइड के बाहर निकलने के साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल के पास में पहुंच गए। अब जैसे ही वीनस एंड पे आ रहा है, वीनस एंड पे अपन बात कर रहे हैं कि ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, अपन ने बात की या तो ये फ्लूइड को बाहर निकलने से रोकती है, और अगर फ्लूइड बाहर निकल गया तो उसको वापस से सक करके ब्लड वेसल्स के अंदर लाने का काम करती है। तो जैसे ही वीनस एंड के ऊपर आएगा तो वीनस एंड के ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, और ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो फ्लूइड बाहर निकला था, सेल के पास में गया था, वो फ्लूइड वापस सक होकर के अब किस में आने लग जाएगा, कैपिलरीज के अंदर आने लग जाएगा। और जैसे ही कैपिलरीज के अंदर आ रहा होगा
उस दौरान क्या होगा कि इन सेल के द्वारा जो काम किया गया था उस दौरान CO2 बनी थी, और ये CO2 यहां से इस फ्लूइड के साथ किस में आ जाएगी, इस वैन के अंदर आ जाएगी। और दूसरा, जब ये सेल ने काम किया तो इनके द्वारा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बने थे, इनके द्वारा यूरिया बनाया गया, यूरिक एसिड बना, क्रिएटिनिन बना। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी उस दौरान जब फ्लूइड वापस कैपिलरीज में जा रहा है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी किस में चले जाते हैं, इस ब्लड के अंदर, इस वेन के अंदर चले गए। यहां तक बात समझ में आई? हमने सिर्फ यहाँ पे सिंपल बात की है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है एओर्टा के द्वारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल की बात करें, वॉल बॉडी में जितने भी टिश्यू और सेल है सब जगह यही मैकेनिज्म होगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है और आर्टीरियल एंड जब टिश्यू लेवल पर होता है आर्टीरियल कैपिलरीज का, तो उस आर्टीरियल कैपिलरीज के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज ज्यादा होता है नॉर्मली, और ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आर्टीरियल एंड से फ्लूइड लीकेज होकर के सेल के आसपास में जाता है, तो उस फ्लूइड के साथ डिजोल्व होकर के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट उस सेल के पास में चले जाते हैं और वो उनको दे दिए जाते हैं, बिकॉज सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की जरूरत है। और वीनस एंड की जो कैपिलरीज है उसके ऊपर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो जितना फ्लूइड बाहर निकला होता है वो वापस से फ्लूइड सक कर लिया जाता है। जैसे ही ये फ्लूइड वापस अंदर की ओर जा रहा है वेसल्स में, तो वो सेल के पास में से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के साथ लेके जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि जब फ्लूइड आर्टीरियल एंड से बाहर निकला तो उसके साथ तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल के पास में चले गए, और जैसे ही ब्लड वीनस एंड से वापस वेसल्स में गया फ्लूइड, और इस फ्लूइड के साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 इस ब्लड के अंदर आ गई। तो यहां पर सेल की तो सर्विस हो गई, सेल को ऑक्सीजन दे दी गई, न्यूट्रिएंट दे दिए गए, लेकिन सेल से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 को वापस किस में डाल दिया गया, ब्लड के अंदर। और अब यहां पर जो ये इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वेन के अंदर, आप बताएं ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड? आप आंसर देंगे कि ये डीऑक्सीजनेटेड है। दूसरा, इसके अंदर क्या आ गए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आ गए हैं, इनको हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। अगर हम बात करें कि इनको हम बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, तो आप देखते रहिए, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो वीनस रिटर्न आ रहा है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, इसमें जो ये ब्लड आ रहा है, आप बताएं उस ब्लड के अंदर क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आ गए। अब हमें क्या करना है, इन वेस्ट प्रोडक्ट को और CO2 को बाहर निकालना है। इसको हम बाहर निकालने के लिए बात करें तो राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किस में चला गया, लंग्स में। अब लंग्स के अंदर ये जब ब्लड आ रहा है तो इस लंग्स में आने वाले ब्लड के अंदर क्या है, इधर CO2, और उसी दौरान वो पर्सन क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो वहां पे क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ये ऑक्सीजन भी ट्रेकिया के द्वारा कहां आ रही है, लंग्स के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, यहां से ब्लड में से ये CO2 निकल करके आ जाएगी, और ये तो इस लंग्स के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन ली गई वो ऑक्सीजन यहां पर किस में चली जाएगी, ब्लड के अंदर। तो इस पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो यहां पे ब्लड के अंदर आ रहा था CO2 और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, इनमें से हम देखेंगे कि एक चीज तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जब ब्लड आया तो बाहर निकल गई है, और यहां पर रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ है कि जो ब्लड में CO2 आई थी टिश्यू लेवल से, वो CO2 को तो बाहर एनवायरनमेंट में निकाल दिया गया, और जो इस ब्लड के अंदर CO2 बाहर निकली तो उसी दौरान वहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का उसके साथ एक्सचेंज हुआ है और ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया है। अब यहां पे लंग से जो वापस ब्लड निकलेगा वो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ब्लड यहां पर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, उस लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के द्वारा आने वाले ब्लड के अंदर क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। यानी कि अब जो ये ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। अब इस वॉल प्रोसेस के अंदर आप देखें, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास गया, वहां पर ऑक्सीजन सेल की सप्लाई हो गई, न्यूट्रिएंट सेल को दे दिए गए,
सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लिए, सेल से CO2 ली, वो CO2 ब्लड के साथ आई लेफ्ट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा लंग्स में, लंग्स में जब ये ब्लड गया तो इस ब्लड में से CO2 तो बाहर निकाल दी गई लंग्स के द्वारा, और ऑक्सीजन को वापस ब्लड में डाल करके ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किस में आ रहा है, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एओर्टा में। लेकिन अभी तक इस वॉल प्रोसेस के अंदर सेल के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट आए थे, आप बताएं क्या उन वेस्ट प्रोडक्ट का अभी तक कहीं पर भी एक्सक्रेशन हुआ क्या? उस वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रेशन के लिए अब अपन जो पढ़ेंगे वो है रीनल सर्कुलेशन। किडनी के अंदर जब ब्लड जाएगा तो किडनी क्या करेगी कि जो सेल के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर डाले गए थे, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम बेसिकली कौन करेगा? किडनी करेगा। और इसके लिए हमें रीनल सर्कुलेशन पढ़ना है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीनल सर्कुलेशन को। ये मान लीजिए किडनी है। अब इसमें रीनल सर्कुलेशन अपन पढ़ रहे हैं। यहां पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीनल सर्कुलेशन को एब्डोमिनल एओर्टा के द्वारा। ये मान लीजिए है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। इस एब्डोमिनल एओर्टा से दोनों किडनियों को ब्लड सप्लाई देने के लिए दो वेसल्स बनती है, और उस वेसल्स का नाम है रीनल आर्टरी। इसको हम क्या नाम दें? रीनल आर्टरी। एब्डोमिनल एओर्टा से दोनों तरफ की किडनियों को ब्लड देने के लिए दो ब्रांच बनती है, जिनको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। राइट किडनी के लिए राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट किडनी के लिए लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब ये देख लीजिए रीनल आर्टरी यहां पर आ गई है। यहां पर एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। आप देखेंगे कि किडनी की जो मीडियल सरफेस है या मीडियल मार्जिन है, वहां पर एक डिप्रेस्ड पार्ट है, जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक और नर्व एंटर और एग्जिट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है किडनी का, इस पार्ट को कहा जाता है रीनल हाइलम। अगर आपसे पूछें कि रीनल हाइलम क्या है, तो रीनल हाइलम किडनी की मीडियल मार्जिन पर पाया जाने वाला वह भाग है, वह खिड़की है, वह दरवाजा है जिसके द्वारा यूरेटर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व ये किडनी के अंदर एंटर और एग्जिट हो रहे हैं। ये जो दरवाजा है इसको तो कहते हैं रीनल हाइलम। और रीनल हाइलम से अंदर जैसे ब्लड वेसल्स एंटर हो गई, एंटर होने के बाद में किडनी के अलग अलग भाग में जाने के लिए अंदर की ओर कुछ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे खाली जगह पाई जाती है। और ये जो छोटी छोटी खाली जगह होती है इसको ही हम कहते हैं रीनल साइनस। साइनस का मीनिंग होता है होलो स्पेस या खाली जगह। और किडनी के अंदर पाई जाने वाले वह खाली स्पेस या वह छोटे छोटे होलो स्पेस जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक और नर्व किडनी के एक दूसरे पार्ट में जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इन छोटे छोटे स्पेस को हम कहते हैं रीनल साइनस। रीनल हाइलम और रीनल साइनस के अंदर डिफरेंस क्लियर है कि किडनी के अंदर मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है जहां से सिर्फ एंटर और एग्जिट हो रहे हैं, इस दरवाजे का नाम तो है रीनल हाइलम। और अंदर एंटर होने के बाद में किडनी के अलग अलग भाग में जाने के लिए जो छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रीनल साइनस। क्लियर है? अब ये देख लीजिए रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी यहां तक हाइलम तक एंटर हो रही है, तब तक तो ये रीनल आर्टरी है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही अंदर की ओर एंटर हुई और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने नाम दिया था रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस वाले भाग में ये रीनल आर्टरी जा करके छोटी छोटी ब्रांचेज के अंदर इस प्रकार से डिवाइड होगी।
क्योंकि किडनी के अलग अलग भाग में अलग अलग सेगमेंट में ब्लड लेकर के जाना है। किडनी के अलग अलग सेगमेंट में ब्लड लेकर के जाने के लिए ये क्या होगी, बाइफरकेट होगी। अगर हम बात करें एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी इस हाइलम से एंटर होकर के यहां पर छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होगी, और जब तक ये इस रीनल पेल्विस वाले रीजन में रहेगी, अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए ये जो ब्रांच बनेगी, इस ब्रांच का नाम हो जाता है सेगमेंटल आर्टरी। इसका नाम क्या हो जाता है, सेगमेंटल आर्टरी। रीनल सर्कुलेशन एब्डोमिनल एओर्टा से स्टार्ट किया है, रीनल आर्टरी में गया है, रीनल आर्टरी से अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए छोटी छोटी ब्रांचेज बनी है जिसको अपन ने नाम दिया है सेगमेंटल आर्टरी। अब हम एक सेगमेंटल आर्टरी की बात करें, एक सेगमेंटल आर्टरी जैसे ही इस मेड्यूला वाले रीजन में जाएगी, इस पार्ट को अपन ने मेड्यूला नाम दिया था, मेड्यूला में जैसे ही ये पिरामिड के पास में यहां पर इस लोब के अंदर जाएगी, लोब में जाने वाली इस वेसल का नाम हो जाता है इंटर लोबर आर्टरी। एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी जैसे ही अंदर की ओर लोब में एंटर होती है, इसी का नाम अपन ने चेंज कर दिया, इसका नाम क्या हो जाता है, इंटरलोबर आर्टरी। ये इंटरलोबर आर्टरी यहां पर आगे की ओर अपन देखें तो ये जो पिरामिड का बेस है, इस पिरामिड के बेस के पास में यहां पर एक चाप बनाएगी या आर्क बनाएगी, और ये आर्क बनाने वाली आर्टरी, इसी का नाम हो जाता है आर्कुएट आर्टरी। अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक रीनल सर्कुलेशन अपन ने स्टार्ट कहां से किया है, एब्डोमिनल एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी से आर्कुएट आर्टरी। अब इस आर्कुएट आर्टरी से वापस क्या होता है, यहां अपन ने बात की कि नेफ्रॉन इधर जुड़े होते हैं, यहां अपन ने बात की थी कि जो नेफ्रॉन होते हैं उनका बोमन कैप्सूल यहां पर सिचुएटेड होता है, वहां उस नेफ्रॉन के पास में हमें क्या करना है, ब्लड लेके जाना है। तो यहां पर क्या होगा, इस आर्कुएट आर्टरी से छोटी छोटी वेसल्स निकलेगी, और वो वेसल्स क्या करेगी, इस नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के जाने का काम करेगी। और ये यहां पर छोटे छोटे लोब्यूल्स में ब्लड लेकर के जाने के लिए जो वेसल्स बनती है, इस वेसल्स का नाम हो जाता है इंटर लोब्यूलर आर्टरी। यहां तक देखें, एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंट से इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर से आर्कुएट आर्टरी, और आर्कुएट आर्टरी से छोटी छोटी लोब्यूल्स में जाने वाली छोटी छोटी आर्टरीज बनी है जिनको अपन ने नाम दिया है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी से होना क्या है कि अल्टीमेटली इस नेफ्रॉन के पास में जाकर के क्या देना है, ब्लड देना है, और वो उस ब्लड को क्या करेगा, नेफ्रॉन फिल्टर करेगा। तो इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनती है जो कि इस नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के जाती है, और नेफ्रॉन के लिए ये जो ब्लड लेकर के जाने वाली वेसल्स होती है, इस वेसल्स को हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के लिए ब्लड लेकर के जाने वाला आर्टीरियोल क्या कहलाता है, एफरेंट आर्टीरियोल। यहां तक क्लियर है। अब ये एफरेंट आर्टीरियोल यहां से ब्लड लेके जा रहा है, ये मान लीजिए ब्लड का फ्लो है, और जैसे ये एफरेंट आर्टीरियोल्स इस नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर बोमन कैप्सूल के आगे की ओर पहुंचेगा, यहां पर एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगा, और यहां पर एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा। उस कैपिलरीज के नेटवर्क को, इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। इसको क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां तक क्लियर है क्या? अब आप देखें इस ब्लड फ्लो को, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्लड आया, दोनों किडनियों के लिए एक राइट रीनल आर्टरी और एक लेफ्ट रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे ही अंदर एंटर होती है, इस रीनल पेल्विस वाले रीजन के अंदर अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए ब्रांचेज में डिवाइड होती है, सेगमेंटल आर्टरी कहलाती है। हम सिर्फ एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, बाकी सब में ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
सेगमेंटल आर्टरी जैसे ही इस मेडुला वाले रीजन में जाएगी, पिरामिड के पैरेलल नाम बन जाएगा इंटरलोबर आर्टरी, ये लोब में जा रही है। इंटरलोबर आर्टरी आगे एक आर्क बनाएगी, चाप बनाएगी, उसको कहेंगे हम आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी से कोर्टेक्स के छोटे छोटे लोब्यूल में जाने के लिए ब्रांचेज बनेगी, उसको हम नाम देंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी। यानी कोर्टेक्स में तो है लोब्यूलर, जबकि मेडुला में है लोबर। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के जाने के लिए एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल से आगे बनेगा ग्लोमेरुलस, जो कि बोमन कैप्सूल के आगे की ओर बनेगा। इस ग्लोमेरुलस से वापस ब्लड लेकर के जाने के लिए एक ब्रांच बनेगी, उस ब्रांच को अपन देखें तो इसका अपन नाम देते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इसको हम क्या नाम देते हैं? इफरेंट, इफरेंट आर्टीरियोल। इसको सिर्फ आपको इस प्रकार से समझना है कि ये मान लीजिए बोमन कैप्सूल है नेफ्रॉन का। यहां अपन ने बात की कि ये है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर से एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल से अपन ने बात की थी एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है जिसको अपन ने नाम दिया है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से वापस यहां से एक ब्रांच बनेगी जिसको अपन ने नाम दिया है इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। अगर हम यहां पर देखें, ये एफरेंट है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये है इफरेंट। ये है एफरेंट आर्टीरियोल, ये है इफरेंट आर्टीरियोल। इनके बीच में यहां पर ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है जिनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, और इस कैपिलरीज को अपन ने क्या नाम दिया है? ग्लोमेरुलस। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इस एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है जबकि इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम है। तो यहां पर जितना ब्लड आएगा उतना ब्लड क्या इस इफरेंट आर्टीरियोल में इजीली जा पाएगा? क्योंकि ब्लड आ तो ज्यादा रहा है, यहां पर ट्यूब की जो ल्यूमन है वो बड़ी है, लेकिन इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम है, तो जितना ब्लड आएगा उतना आगे नहीं जा पाएगा। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा? प्रेशर बिल्डअप होगा, और यहां पर प्रेशर बिल्डअप होने के साथ ही साथ इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं या फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? इस ब्लड में से ब्लड सेल तो फिल्टर नहीं होगी क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उसके साथ ही साथ यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ऑक्सिलेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जिनकी साइज छोटी है वो यहां से फिल्टर होकर के इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं। वो यहां से फिल्टर होकर के किस में आ जाएंगे? इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम बात करें तो दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा जो दोनों किडनियों में पर मिनट 1 to 1.3 लीटर ब्लड जा रहा है, उस ब्लड को फिल्टर करके करीब 125 ml फिल्ट्रेट बना दिया जाता है। दोनों किडनी, एक नेफ्रॉन नहीं, दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन जो ब्लड किडनियों में जा रहा है उसको फिल्टर करके उसमें से 125 ml फ्लूइड को फिल्टर करके इस बोमन कैप्सूल में डाल दिया जाता है। और जो ये 125 ml फ्लूइड पर मिनट किडनी के अंदर सारे नेफ्रॉन के द्वारा जो फिल्टर किया जाता है उसको ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस में जाता है और आगे फिर इफरेंट आर्टीरियोल से निकलता है। इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है, इस वजह से जितना ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में उतना आगे नहीं जा पाता है, और इस ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। उस प्रेशर या दबाव के कारण छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस नेफ्रॉन के अंदर यहां से फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर होकर के इस बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। उसमें छोटे मॉलिक्यूल जो ये फिल्टर होते हैं ये टोटली दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में 125 ml फ्लूइड फिल्टर किया जाता है। कितना? 125 ml। और यही 125 ml फ्लूइड जो होता है वो कहलाता है GFR। अब आप बताएं कि ये 125 ml पर मिनट यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो एक पर्सन के अंदर पर डे 180 लीटर यूरिन बनता। क्या जनरली ऐसा बनता है? नहीं बनता है। होता क्या है कि ये जो यहां पर फिल्ट्रेट बनता है इसमें से सिर्फ 1% चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए काम की नहीं है, जो वेस्ट है,
उसको हमें बाहर निकालना है। जबकि 99% ऐसी चीजें होती है जो कि यहाँ प्रेशर की वजह से फिल्टर हो गई है, लेकिन उन्हें हमें रोकना है, उन्हें बाहर नहीं निकलने देना है, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। क्लियर है? इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा टोटल 24 घंटे का 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, उसका मात्र 1% यानी कि 1.5 टू 1.8 लीटर सिर्फ यूरिन बनता है। 99% चीजें क्या हो जाती है? रीअब्जॉर्ब होती है। अब अगर अपन बात करें कि इस नेफ्रॉन में आने वाली चीजें जिनकी हमारी बॉडी में जरूरत है, वो यहां से रीअब्जॉर्ब होकर के वापस ब्लड में जाएगी। और ब्लड में जाने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के आसपास में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होना चाहिए, ताकि इस नेफ्रॉन में से वापस चीजें किस में चली जाए? इस ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज में चली जाए। तो यहां पर ये जो मान लीजिए नेफ्रॉन है, इसमें ये फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट को वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए कुछ छोटी छोटी वेसल्स इन नेफ्रॉन के आसपास में पाई जाती है। और इन नेफ्रॉन्स के आसपास में ये छोटी छोटी वेसल्स जो कि रीअब्जॉर्प्शन के लिए पाई जाती है, उनमें से एक का नाम तो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और एक का नाम है वासा रेक्टा। अभी सिर्फ ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये क्या होते हैं इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो यहां पर 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट नेफ्रॉन्स के द्वारा बनाया जाता है, उनमें से 99% चीजों को वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए नेफ्रॉन के आसपास में कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, जो कि वापस रीअब्जॉर्ब करवाएगा। उन नेटवर्क में एक कैपिलरीज होती है जिसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और दूसरी कैपिलरीज होती है जिसका नाम होता है वासा रेक्टा। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा क्या करते हैं कि जो 99% चीजें हैं यहां पर अपन बना रहे हैं, ये मान लीजिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है और ये मान लीजिए वासा रेक्टा है, ये उस नेफ्रॉन में से 99% चीजों को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और रीअब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, 99% चीजें तो वापस क्या हुई है? रीअब्जॉर्ब हो गई है। 99% चीजें तो वापस रीअब्जॉर्ब हो गई है, और 1% किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1% यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो 1% के अंदर तो यूरिन बन जाएगा, और उस 1% यूरिन के अंदर पानी होगा, दूसरा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ जो अपन ने बात की कि सेल से वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, वो वेस्ट प्रोडक्ट तो इस 1% यूरिन के रूप में बन जाते हैं, और अल्टीमेटली वो यूरिन अपन क्या करते हैं? आगे की ओर ड्रिबल डाउन करता है और वो ब्लैडर में चला जाता है। तो इस प्रकार से वो वेस्ट प्रोडक्ट तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, और 99% चीजें वापस रीअब्जॉर्ब होती है किसके अंदर? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के अंदर। और ये रीअब्जॉर्ब होने वाली चीजें अब वीनस सप्लाई के अंदर वापस जाएगी, और जो वेन यहां से रीअब्जॉर्ब करके वापस ले जाती है, इस वेन का नाम है इंटरलोब्यूलर वेन। इंटरलोब्यूलर एरियाज के अकॉर्डिंग नाम सेम है, सिर्फ वहां पर आर्टरी थी और ये वापस वीनस रिटर्न ले जा रही है, इसलिए इसका नाम हो गया है वेन। यहां देखिए, यहां नाम है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, जिससे ब्लड नेफ्रॉन को गया एफरेंट आर्टीरियोल में, फिर ग्लोमेरुलस, ब्लड फिल्टर हुआ, फिर इफरेंट आर्टीरियोल, और वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा, जिसने 99% चीजों को वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया। रीअब्जॉर्ब करने के बाद में वेन में डाल दिया, जिसका नाम है इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन यहां पर एक आर्क बनाएगी, और आर्क बनाने वाली वेन को आपको पता है क्या नाम दें? तो इसको हम नाम देंगे आर्क्वेट वेन। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे आर्क्वेट वेन। आर्क्वेट वेन, वहां पर है आर्क्वेट आर्टरी और ये है आर्क्वेट वेन। आर्क्वेट वेन यहां पर इस पिरामिड के पैरेलल रन करेगी, और यहां पर जो ये मेडुला में पार्ट रन करता है, इस पार्ट को हम क्या नाम दें? इसको हम नाम देंगे इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन जैसे ही यहां पर इस रीजन के अंदर आ गई, अब मैं ये डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, यहां इंटरलोबर वेन से बनेगी सेगमेंटल वेन। अलग अलग सेगमेंट से आएगी ये वेन,
और अलग अलग सेगमेंट से आने वाली वेन क्या कहलाएगी? यहाँ पर ये जितनी की जितनी है यहाँ पर थी सेगमेंटल आर्टरी, जब जा रही थी तो जब वापस आ रही है वेन तो बनेगी क्या? ये सेगमेंटल वेन, और सारी की सारी सेगमेंटल वेन मिलकर के क्या बनाएगी? रीनल वेन। और ये रीनल वेन आगे जाकर के किस में ओपन होगी? लोअर लिम्ब से आने वाले इस इंफीरियर वेना केवा में। क्लियर है? इसको ध्यान से सुने आप, कुछ टिपिकल नहीं है, बड़ा सिंपल है। हम रीनल सर्कुलेशन पढ़ ले हैं कि किस प्रकार से किडनी में ब्लड जाता है और किस प्रकार से वापस रिटर्न आता है। किडनी के अंदर ब्लड जाने के लिए अपन ने रीनल सर्कुलेशन स्टार्ट किया है। रीनल सर्कुलेशन सबसे पहले स्टार्ट किया अपन ने एब्डोमिनल एओर्टा से। एब्डोमिनल एओर्टा से दोनों किडनियों के लिए ब्लड देने के लिए दो ब्रांच बनती है, राइट किडनी के लिए राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट किडनी के लिए लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी जैसे ही इस हाइलम वाले पार्ट से एंटर होती है इस पेल्विस वाले रीजन के अंदर, तो किडनी के अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए ये आर्टरी बाइफरकेट होती है, विभाजित होती है, और सेगमेंट में जाने वाली आर्टरी कहलाती है सेगमेंटल आर्टरी। अब हम एक सेगमेंटल आर्टरी को पढ़ रहे हैं। ये सेगमेंटल आर्टरी जैसे ही इस मेडुला वाले रीजन में जाती है, जैसे ही इस लोब के अंदर रन करती है, इसका नाम हो जाता है इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी जैसे ही इस पिरामिड के पास में एक आर्क बनाते हुए घूम जाती है, तो ये आर्क बने वाली आर्टरी का ही नाम है आर्क्वेट आर्टरी। आर्क्वेट आर्टरी से फिर कोर्टेक्स के छोटे छोटे लोब्यूल्स में जाने के लिए ब्लड वेसल्स विभाजित हो जाती है, और इस लोब्यूल में जाने वाली ब्लड वेसल्स कहलाती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी से एक ब्लड वेसल्स बनती है जो कि नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के जाती है, और नेफ्रॉन या इस ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर के जाने वाली ब्लड वेसल्स कहलाती है एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल जैसे ही इस बोमन कैप्सूल के आगे जाएगी एक कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस से आगे वापस ब्लड लेकर के जाने के लिए जो वेसल्स बनती है इसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। अगर हम बात करें इस एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर की, तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, यानी कि ब्लड तेज गति से आएगा, और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है। इस वजह से जितना ब्लड तेज गति से आएगा उतना आगे जा नहीं पाएगा, और जब आगे नहीं जा पाएगा तो इस ग्लोमेरुलस वाली टंकी के अंदर या इस टैंक के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, और प्रेशर बिल्डअप होने के साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे पोर या छिद्र प्रेजेंट है। तो इन छिद्रों के वजह से जो छोटी साइज के मॉलिक्यूल्स है लाइक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सारे के सारे यहां से क्या होंगे? फिल्टर हो जाएंगे। ब्लड सेल यहां से फिल्टर नहीं होती है क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। प्लाज्मा प्रोटीन भी जनरली यहां से फिल्टर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीजें यहां से फिल्टर होगी, और दोनों किडनियों के 20 से 26 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं, उन नेफ्रॉन के द्वारा किडनियों में जो पर मिनट 1 से 1.3 लीटर ब्लड आता है उसको फिल्टर करके करीब 125 ml फिल्ट्रेट बना दिया जाता है, और दोनों किडनियों के द्वारा ये 125 ml फिल्ट्रेट जो पर मिनट बनता है उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक नेफ्रॉन बनाता है या दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन? तो आंसर जाएगा दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा। अब ये 125 ml का 125 ml जो फिल्ट्रेट बनता है ये पूरा का पूरा यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर 125 ml पर मिनट यूरिन में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा 24 घंटे में यूरिन आउटपुट होगा 180 लीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि जो ये GFR बनती है इसमें से 99% चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ 1% ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के लिए अनावश्यक है, वेस्ट है, उनको हमें बाहर निकालना है। तो 180 लीटर का 1% यानी कि 1.8 लीटर तो यूरिन के रूप में आगे जाकर के बॉडी से बाहर निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट में, और 99% चीजें वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। कितने परसेंट वापस रीअब्जॉर्ब होती है? 99%। अगर 2% भी यूरिन बनने लग जाए तो पॉली यूरिया हो जाता है, 3.6 लीटर यूरिन अपना 24 आवर्स में बनने लग जाएगा। इतनी माइनॉरिटी की प्रोसेस है। 99% चीजें यहां पर रीअब्जॉर्ब होगी कब?
जब नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के आसपास में कैपिलरीज होगी तभी तो नेफ्रॉन में से निकल करके वापस किस में जाएगी, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो नेफ्रॉन के आसपास में रीएब्जॉर्प्शन के लिए कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क या जाल पाया जाता है। उन कैपिलरीज को कहा जाता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के पास में क्या होती है, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और कुछ स्ट्रेट वेसल्स होती है जिनको कहा जाता है वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा और पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज 99% चीजों को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है और 1% नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसमें ब्लड में आने वाले वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। अब 99% चीजें इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में रीएब्जॉर्ब हुई है और अब ये वीनस चैनल में ओपन होती है और यहां पर जो वेन में ओपन होती है उस वेन का नाम है इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन वापस यहां आर्क बनाती है, बन जाती है आर्कुएट वेन। आर्कुएट वेन आगे चेंज हो जाती है इंटरलोबर वेन में। इंटरलोबर वेन से बन जाती है सेगमेंटल वेन और सारी की सारी सेगमेंटल वेन कन्वर्ट हो जाती है मिलकर के रीनल वेन में, और रीनल वेन लोअर लिम्ब से आने वाले इंफीरियर वेना केवा के अंदर ओपन हो जाती है। तो इस वॉल प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि जब ये ब्लड इस किडनी में गया और जाकर के जब इस नेफ्रॉन के पास में गया और यहां पर जब जीएफआर बनी तो उस जीएफआर में जो 1% यूरिन में कन्वर्ट हुआ है उस यूरिन के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन और बॉडी में आने वाला एक्स्ट्रा फ्लूइड, ये तो सारा उस 1% यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा और बाकी की रिमेनिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वीनस रिटर्न से होते हुए वापस कहां चली जाएगी, बॉडी के अंदर। तो इस प्रोसेस के अंदर ये जब रीनल सर्कुलेशन हुआ है तो उस दौरान 1% ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है और उस फिल्ट्रेशन से 1% के अंदर यूरिन बना है और उस यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट तो बॉडी से बाहर निकल गए हैं और एसेंशियल चीजें जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है उनका वापस रीएब्जॉर्प्शन होकर के वो किस में आ गई है, ब्लड के अंदर आ गई है। अब अगर किसी पर्सन की किडनी ने काम करना बंद कर दिया जाए या किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या उस पर्सन की ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा? क्या उस पर्सन की बॉडी से जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल पाएंगे? क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बाहर निकल पाएगा? तो उस दौरान अपन देखते हैं कि जब भी किसी पर्सन में किडनी खराब हो जाती है या रिनल फेलियर हो जाता है तो बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होने लग जाता है, बिकॉज किडनी तो फ्लूइड को बाहर निकाल ही नहीं पाती है। बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज उनका एक्स्ट्रा जो लेवल होता है वो ब्लड से बाहर निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि किडनी ने ही तो अल्टीमेटली उनको बाहर निकालना है और किडनी अगर काम करना बंद कर दें तो वो ब्लड से फिल्टर होकर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये अपन ने रीनल सर्कुलेशन के बारे में अभी तक बात की है। अगर अपन बात करें इसके बारे में, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी को अपन ने डिस्कस किया है रीनल सर्कुलेशन के अंदर। देखिए अपन ने बात की थी वहां पे एब्डोमिनल एओर्टा से, यहां अपन ने बात की कि ये मान लीजिए एब्डोमिनल एओर्टा है, उससे अपन ने बात की कि दो आर्टरी बनती है जिसको अपन कहते हैं रीनल आर्टरी, एक लेफ्ट और एक राइट। यहां पर देख लीजिए ये रीनल आर्टरी को दर्शाया गया है। रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर इस पेल्विस वाले रीजन में जाती है, यहां पर देख लीजिए ये अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए बाइफर्केट हो रही है, रेड कलर में दिखाई दे रही है। इसको अपन ने नाम दिया है सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी जैसे ही इस मेडुला वाले रीजन के अंदर जाती है, अलग अलग लोब में जाने के लिए बाइफर्केट होती है। इसको अपन ने नाम दिया, यहां पर देख लीजिए इंटरलोबर आर्टरी। जैसे ही ये पिरामिड के पास में जाके यहाँ पर आर्क बनाती है, आर्क बनाने पर इसका नाम हो जाता है आर्कुएट आर्टरी। इस आर्कुएट आर्टरी से अलग अलग पार्ट में जाने के लिए कुछ ब्लड वेसल्स बनती है, उस लोब्यूल के अंदर जाने के लिए इन ब्लड वेसल्स को यहाँ पर नाम दिया है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है इसी को यहाँ पर बड़ा करके दर्शाया गया है। ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो ये पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है बार, इसको अपन ने नाम दिया है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी से नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के जाने के लिए वेसल्स बनती है जिसको दिखाया गया है एफरेंट आर्टीरियोल। इस एफरेंट आर्टीरियोल से आगे इस बोमन कैप्सूल में यहाँ पर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना है, इस नेटवर्क को दिखाया गया है यहाँ पर ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस से वापस ब्लड लेकर के जा रही है एक वेसल जिसको दिखाया गया है, ये वेसल्स है इफरेंट आर्टीरियोल।
अब होता क्या है, बेसिकली ये एफरेंट आर्टीरियोल की साइज बड़ी होती है और इफरेंट आर्टीरियोल की साइज छोटी होती है। तो जितना ब्लड यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस के लिए आता है उतना ब्लड आगे नहीं जा पाता है, और जब जितना आगे ब्लड नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है फेनेस्ट्रा। और इस फेनेस्ट्रा से फ्लूइड यहाँ पर लीकेज होता है, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स है पानी के, इलेक्ट्रोलाइट्स के, यूरिया के, ग्लूकोज के, अमाइनो एसिड के, यूरिक एसिड के और क्रिएटिनिन के, वो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। और 1 मिनट के अंदर दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 125 ml फिल्ट्रेट बनाया जाता है। उस 125 ml फिल्ट्रेट को ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या उसी को हम क्या कहते हैं, GFR कहते हैं। उस 125 ml का 125 ml यूरिन में कन्वर्ट हो जाए और यूरिन बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनमें से 99% चीजें जो यूजफुल होती है वो तो वापस रीअब्जॉर्ब होती है, और मात्र 1% अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, यूरिन में। तो 1% तो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट 99% चीजें वापस रीअब्जॉर्ब कब होगी, जब इन नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के आसपास में ब्लड वेसल्स की नेटवर्क हो या कैपिलरीज का नेटवर्क हो। तो ये जो आसपास में कैपिलरीज की नेटवर्क बन रहा है इस इफरेंट आर्टेरियोल से आगे की ओर वापस रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है इसको तो नाम देते हैं क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, यहां पर एक में ही दिखाया गया है, लेकिन नेफ्रॉन भी 2 टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे नेफ्रॉन जिनकी ट्यूब्यूल छोटी होती है उनमें तो सिर्फ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन करती है, और कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो उस लंबे लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन से क्या होता है, वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए कुछ लंबी स्ट्रेट वेसल्स बनती है, और ये जो लंबी और स्ट्रेट वेसल्स रीअब्जॉर्प्शन के लिए बनती है इनको हम कहते हैं वासा रेक्टा। उसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। तो छोटे लूप ऑफ हेनले वाले नेफ्रॉन से तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और जिनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है उनमें जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रेट वेसल्स होती है वो क्या कहलाती है, वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी, रीअब्जॉर्ब करने के बाद में ये वापस वीनस चैनल में डालेगी, और यहां से ये जो वीनस चैनल स्टार्ट हो रहा है इस वेन को यहां पर नाम दिया गया है इंटरलोब्यूलर वेन। यानी कि ये इंटरलोब्यूलर वेन यहां पर इस प्रकार से सिचुएटेड होगी। और इस इंटरलोब्यूलर वेन की अगर अपन बात करें तो ये यहां पर एक दूसरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हमने नाम दिया था आर्कुएट वेन, जो कि ये यहां पर दर्शाई गई है। आर्कुएट वेन आगे जाकर के इस मेडुला वाले रीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जिसको अपन ने नाम दिया था इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन सारी की सारी यहां पर आएगी, और यहां पर इस सेगमेंट वाले रीजन के अंदर छोटी छोटी इस पेल्विस वाले रीजन के अंदर आकर के जो इंटरलोबर वेन कन्वर्ट होगी उसको अपन नाम देते हैं सेगमेंटल वेन। और सारी की सारी सेगमेंटल जो वेन है, ये सेगमेंटल वेन आगे जाकर के एक बड़ी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको अपन क्या नाम देते हैं, रीनल वेन। और रीनल वेन क्या होगी, लोअर पार्ट से जो इंफीरियर वेना केवा आएगा उस इंफीरियर वेना केवा के अंदर ओपन हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो ब्लड का फ्लो आप यहां पर देखिए, अगर हम बात करें कि ब्लड का फ्लो क्या होगा, अगर हम बात करें कि यहां पर ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होगा, तो हम कहेंगे एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी से आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। ये दोनों मिलकर के ओपन होगी इंटरलोब्यूलर वेन में, इंटरलोब्यूलर वेन से आर्कुएट वेन, आर्कुएट वेन से इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन से सेगमेंटल वेन, और सारी की सारी सेगमेंटल वेन मिलकर के रीनल वेन, और रीनल वेन किस में ओपन होगा, इंफीरियर वेना में। ये हुआ है रीनल सर्कुलेशन। अगर अपन बात करें इस रीनल सर्कुलेशन को अपन अगर चार्ट वाले फॉर्म में देखें तो ये देखिएगा, अपन ने स्टार्ट किया था, माइंड में एक इमेज होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, रटना कुछ नहीं है। आपको समझना है इस डायग्राम के साथ साथ कि एब्डोमिनल एओर्टा से हमने स्टार्ट किया, एब्डोमिनल एओर्टा से दोनों किडनियों के लिए रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी हमें पता है किडनी के अंदर जैसे ही एंटर हुई थी, अगर हम बात करें
एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से किडनी के लिए रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होते ही, एंटर होने के बाद में अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए बाइफर्केट हुई थी, जिसको अपन ने नाम दिया था सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी हमें पता है कि अंदर जब मेड्यूला वाले भाग में गई थी तो उसका नाम हो गया इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी से यहाँ पर एक आर्क बनी थी जिसको अपन ने नाम दिया था आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी से इसके अलग अलग लोब्यूल में जाने के लिए छोटी छोटी ब्रांचेज बनी जिसको अपन ने नाम दिया इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से हमें पता है, इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी से नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के जाने के लिए एक पार्ट बनी, एक ब्रांच बनी जिसको नाम दिया था अपन ने एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से कैपिलरीज का नेटवर्क बना जिसको नाम दिया अपन ने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से वापस ब्लड लेकर के जाने वाली वेसल्स बनी जिसको अपन ने नाम दिया था इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल से फिर आगे जो ब्रांच बनी जो कि रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रही थी, और रीएब्जॉर्प्शन करने वाली वासा रेक्टा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, उनके द्वारा जो रीएब्जॉर्ब हो रहा था वो जाएगा पेरिट्यूबुलर वेन्यूल के अंदर, और वेन्यूल आगे किस में खुलेगा, इंटरलोब्यूलर वेन में। इंटरलोब्यूलर वेन जब अपन ने बात की थी वापस बनेगी इंटरलोब्यूलर वेन से आर्कुएट वेन। आर्कुएट वेन का अपन ने बात की कि ये आर्कुएट वेन आगे कन्वर्ट हो जाती है इंटरलोबर वेन में, और इंटरलोबर वेन आगे कन्वर्ट हो जाती है सेगमेंटल वेन में, और सेगमेंटल वेन आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाती है रीनल वेन में, और रीनल वेन किसके अंदर खुल जाती है, तो अपन ने बात की थी ये खुलेगी इंफीरियर वेना केवा में। ये था अभी जो अपन ने डिस्कस किया था वो था रीनल सर्कुलेशन। सिंपल मीनिंग आपको याद रखनी है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि दोनों किडनियों को टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 to 25% यानी कि 1 से 1.3 लीटर ब्लड पर मिनट सप्लाई होता है। टोटल कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड जो है वो कौन से ऑर्गन को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, तो आंसर जाएगा लीवर को। टोटल कार्डियक आउटपुट का 30% पर मिनट या 1.5 लीटर पर मिनट लीवर को सप्लाई होता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि अगर हम बात करें रीनल सर्कुलेशन की, तो रीनल सर्कुलेशन में हमें सिर्फ इतना समझना है कि एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से दोनों किडनियों के लिए एक एक ब्रांच निकलती है, राइट और लेफ्ट के लिए रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होते ही अलग अलग सेगमेंट में जाने के लिए बाइफर्केट होती है, सेगमेंटल आर्टरी बन जाती है। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाकर के मेडुला वाले रीजन में अलग अलग लोब में जाती है तो इंटरलोबर आर्टरी बन जाती है। इंटरलोबर आर्टरी पिरामिड के पास में एक आर्क बनाते हुए घूम जाती है जिसका नाम है आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी से कोर्टेक्स के अलग अलग लोब्यूल में जाने के लिए छोटी छोटी ब्रांचेज बनती है जिसका नाम है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से नेफ्रॉन के लिए ब्लड लेकर के निकलने वाली वेसल्स कहलाती है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल वो ब्लड वेसल्स है जो कि नेफ्रॉन की तरफ ब्लड लेकर के जाती है, और एफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर के बोमन कैप्सूल के आगे की ओर एक कैपिलरीज का नेटवर्क में बना देती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से वापस ब्लड लेकर के लीडिंग अवे दूर जाने वाली जो वेसल्स है वो बन जाती है, उसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल की साइज बड़ी है जबकि इफरेंट की साइज छोटी है, इस वजह से जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है उतना आगे नहीं जा पाता है, और ग्लोमेरुलस में वहां पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है और उसकी वजह से फ्लूइड वहां से फिल्टर होता है, और दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में करीब 125 ml फ्लूइड फिल्टर किया जाता है जिसको हम GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अब 125 ml पर मिनट यूरिन में कन्वर्ट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा होता तो हमारा यूरिन आउटपुट होता पर डे 180 लीटर। क्या ऐसा होता है? नहीं। उसकी 99% चीजें वापस रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएगी क्योंकि वो जरूरी है, आवश्यक चीजें हैं, और 1% यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस 1% यूरिन के साथ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और 99% चीजों को रीएब्जॉर्ब करने के लिए नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के आसपास में कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है। ये वापस रीएब्जॉर्ब करके वीनस चैनल में ओपन होती है, और ये पेरिट्यूबुलर वेन्यूल में, और उससे फिर ये इंटरलोब्यूलर वेन में। इंटरलोब्यूलर वेन वापस यहाँ से ये वीनस रिटर्न लेकर के जाएगी आर्कुएट वेन में, आर्कुएट वेन से इंटरलोबर वेन,
इंटरलोबर वेन से सेगमेंटल वेन, सेगमेंटल वेन से रीनल वेन और रीनल वेन से इंफीरियर वेना कहवा। अब इस वॉल प्रोसेस के अंदर हुआ क्या कि जब यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, उसमें से जब 99% चीज़ें रीएब्जॉर्ब हुई और 1% जब यूरिन में कन्वर्ट हुआ, तो उस 1% के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर निकल गया। और यही हमें चाहिए था, क्योंकि अपन ने जब जनरल सर्कुलेशन पढ़ा था तब अपन ने बात की थी कि जब सेल के पास में आर्टीरियल कैपिलरी से ब्लड जाता है तो सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दे दिए जाते हैं, और जब वीनस एंड से ब्लड आता है वापस तो सेल में से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के आता है। उसमें से हमने बात की कि CO2 तो क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे थे उन वेस्ट प्रोडक्ट को इस रीनल सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जब भी किसी पर्सन का किडनी काम करना बंद कर देता है तो बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जाता है, बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है और बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो जाता है। उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, उसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, उसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो रीनल सर्कुलेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।